नमस्कार साथियों, मैं मनोज शर्मा एजुकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम साथियों हिंदी व्याकरण का वैसे कोर्स हमने कंप्लीटली कर लिया है। कुछ टॉपिक एक दो बचे हैं, उनके बारे में हम अध्ययन कर लेंगे। और आपके रीट के अंदर जिसका मुख्य विषय हिंदी है, उसके अंदर 120 नंबर की आएगी आपके हिंदी व्याकरण। अगर हम बात कर लेते हैं साथियों, रीट के अंदर जिनका मुख्य विषय हिंदी है, वहां 120 की तो आएगी हिंदी व्याकरण। और उसके साथ साथ जो शिक्षण विधियां हैं, हिंदी के अंदर शिक्षण विधि है, उससे रिलेटेड आएंगे आपके 20 नंबर के प्रश्न। अर्थात आपकी दोनों है वो 140 अंक के आएंगी, जिसके अंदर आपके हिंदी व्याकरण और हिंदी शिक्षण विधियां, जिसमें साथियों हमने लगभग 120 नंबर का जो पोर्शन है वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर दिया है। और एक दो टॉपिक बचे छोटे, तो वो आपको चर्चा कर लेंगे। आज हम हिंदी की जो शिक्षण विधियां है उसमें कई टॉपिक हैं आपके, 5-6 टॉपिक दिए हुए हैं। एक तो आपका है जैसे शिक्षण विधियां, जिसके अंदर आपकी आगमन, निगमन, ये जो विधियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। साचर्य विधि, खेल विधि, और इसके अलावा है हिंदी शिक्षण के उपागम, हिंदी शिक्षण में चुनौतियां, सहायक सामग्री, मूल्यांकन। ये कुछ आपके प्रकरण दे रखे हैं, इनके बारे में औपचारिक और निदानात्मक परीक्षण। तो आज हम इनमें से पहला टॉपिक ले रहे हैं दोस्तों, आपका कौन सा है? हिंदी शिक्षण में चुनौतियां। कि हिंदी शिक्षण के अंदर क्या क्या चुनौतियां आती है, क्या क्या समस्याएं आती है। कि एक हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंद देश के वासी हैं, और हिंदी के अंदर ही क्या आ रही है आपकी चुनौतियां आ रही। सबसे पहले इन सभी शब्दों के बारे में एक थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। अगर हम बात करें हिंदी शब्द की, दोस्तों ये हमारा नहीं है। पहली बात तो हिंदी हमारा शब्द है ही नहीं। ये हिंदी कैसे बना? ये हिंदी बना है आपका सिंध से। किससे बना है? आपका सिंध प्रदेश से। हमारे प्रदेश का नाम था सिंध प्रदेश। जैसे हम पढ़ते ना कि आज से 4000 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता थी, यानी ईसा से भी लगभग 2200-2300 साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता। अब खुदाई चल रही, खुदाई होता ना आपके आलीबंगा, आहड़, है ना, तो वैसे सिंधु घाटी सभ्यता थी। तो सिंध के लोगों का ईरान और फारस के साथ व्यापार था। और फारसी जो लोग थे, जो फारस के लोग थे, वो सै को क्या बोलते थे? है। और धै को क्या बोलते थे? दै। फारस के लोग सै को है बोलते थे और धै को दै बोलते थे। तो सिंध से क्या बन गया? आपका हिंद बन गया। सिंध से क्या बना? आपका हिंद। और इसी हिंद से आपका हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तानी बना। तो ऐसा है, हिंदी शब्द है वो किस भाषा का है? तो आपका फारसी भाषा का। पहली बात तो ये ध्यान रखना, आपका किसका है? फारसी भाषा। कुछ हम थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। और हिंदी आपकी क्या है? राजभाषा है। दोस्तों हिंदी है वो आपकी क्या है? राजभाषा है, राष्ट्रभाषा नहीं। जिसको राष्ट्रभाषा होनी चाहिए उसे राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं दिया गया अभी तक। क्यों है? ये आपकी राजभाषा ही है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की लिपि, तो लिपि कौन सी है? आपकी देवनागरी लिपि है। हिंदी की लिपि कौन सी है? आपकी देवनागरी लिपि है ना। पहले 2 लिपियां थी, ब्राह्मी और खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिपि से आगे चलकर क्या आई? आपकी देवनागरी, जिसके लिखने का क्रम होता है बाएं से दाएं होता है। ठीक है, तो हिंदी आपकी क्या है? इसकी हिंदी शब्द किसका है? फारसी भाषा का। राजभाषा है आपकी, और देवनागरी लिपि है इसकी। बाएं से दाएं लिखते हैं। अगर हम बात करते हैं संविधान की, तो संविधान के भाग 17 अनुच्छेद 343 से लेकर 351 तक, अनुच्छेद 341 से लेकर 351 तक, और अनुसूची कौन सी है? आपकी 8वीं। तो सीधे प्रश्न आते हैं, हिंदी शब्द किसका है? फारसी भाषा का। हिंदी क्या है? राजभाषा। हिंदी की लिपि कौन सी है? देवनागरी। और संविधान के किस भाग में है? 17 में। और अनुच्छेद 343 से 351 तक
343 वही है कि हमारी राजभाषा हिंदी है, इसकी लिपि कौन सी होगी? देवनागरी। ये बात किस में कही गई है? आपकी 343 में। और अनुसूची कौन सी है? आपकी 8वीं। और ये जो आयोग बना था वो बना था 14 सितंबर 1949 को। 14 सितंबर 1949 को ये आयोग बना, इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या बनाते हैं? आपका हिंदी दिवस मनाते हैं। 14 सितंबर को क्या मनाया जाता है? आपका हिंदी दिवस मनाया जाता है। इसको भी आपको क्या रखना है? ध्यान रखना है। तो कुछ फैक्ट्स हैं। भाषा जानते ही हो, भाषा जो शब्द है वो किससे बना है? आपका भास धातु से बना है। भाषा है वो किससे बना है? आपका भास से। और भास का मतलब होता है जानना, विचारों का आदान प्रदान करना क्या है? आपका भाषा है। दो प्रकार की होती है, या तो मैं विचार बोलकर प्रकट कर रहा हूं या आपका लिखकर प्रकट कर रहा हूं। शिक्षण शब्द है वो आपका 6 धातु से बना है। किससे बना है? आपका 6 धातु से। कौन सा प्रत्यय है? आपका अन प्रत्यय। और 6 से ही क्या बनता है? आपका शिक्षा। 6 से ही क्या बनता है? आपका शिक्षा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं आपका एजुकेशन। बाकी इसके बारे में विस्तार से पढ़ लेते हो आप कहां पर? साइकोलॉजी के अंदर। एजुकेशन आपका दो शब्द है ई और ड्यूको। ई का मतलब होता है अंदर, ड्यूको यानी बाहर निकालना, कि बालक के अंदर कुछ अंतर्निहित योग्यताएं होती है, उनको बाहर निकालने की क्षमता क्या कहलाती है? आपकी शिक्षा कहलाती है। महात्मा गांधी ने शिक्षा को क्या कहा? सर्वांगीण शिक्षा की बात कौन करते हैं? आपकी बुनियादी शिक्षा की बात करते हैं आपके गांधी। और अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है, ये कौन कहता है? आपका विवेकानंद कहता है। तो शिक्षा मनोविज्ञान में शिक्षा मनोविज्ञान, इसमें विस्तार से पढ़ सकते हो आप कहां पर? आपकी चुनौतियां। चुनौती का मतलब होता है कि कोई आपको चुनौती देता है, बाधा आती है। चुनौती का मतलब होता है समस्या, बाधा या समस्या कह सकते हो। तो हिंदी भाषा के सामने क्या क्या चुनौतियां आ रही है और उन चुनौतियों को दूर कैसा किया जाए? कि देखो, हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंद देश के वासी हैं, और जिसे हिंदू होने के कारण क्या बनना चाहिए था? आपका हिंदू राष्ट्र बनाया जाना चाहिए था। हिंदुस्तानी को महत्व दिया जाना चाहिए था, हर हिंदू को महत्व मिला जाना। अब देखो, क्या धर्म के आधार पर और देश नहीं है क्या? बहुत से आपके इस्लामिक कंट्री है जो आपके धर्म आधारित देश है। वैसे ही आपका हिंदुस्तान, जब 1947 में भारत और पाकिस्तान का विभाजन हो गया, तो जब पाकिस्तान इनको इस्लामिक देश बना दिया कि ये इनके नाम से है, तो वहां और भी लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं। कम हो गए, ज्यादा हो गए, वो एक अलग विषय की बात है ना। मेरा उद्देश्य किसी की व्यक्तिगत भावनाओं को आहत करना नहीं है। तो जब ये देश हिंदुस्तान के लिए बना गया, तो इसको हिंदुस्तान क्यों नहीं बनाया गया? क्योंकि ये कमी किसकी थी? आपके नेताओं की। तो दुनिया में एक फिल्म मूवी थी ना, उस मूवी का एक डायलॉग था कि डाकू कहां भरे हुए हैं, तो वहां था डाकू कहां है? आपके संसद में। कि जो आपके नेता होते हैं ना, वो जनता से चुनकर जाते हैं और जन कल्याण उनका उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन उनका उद्देश्य जन कल्याण नहीं रह गया आजकल, उनका उद्देश्य रह गया वोट बैंक। जो भी योजना चलाती है ना, वो सारी किसको देकर है? वोट बैंक को ध्यान में रखकर ही लीडर्स का चुनाव किया जाता है। योग्य है या नहीं? देखो, दुर्भाग्य इस देश का है कि पढ़े लिखे लोगों पर, अगर आप नौकरी कर रहे हो, आज 3rd ग्रेड के शिक्षक बनते हो, तो आपको डिग्री है कि आपने बीए किया है, आपका टेस्ट पास किया है, फिर एग्जाम में नंबर लाते हो, फिर कितने लोगों से आगे आते हो, तब आप शिक्षक बनते हो। RAS IAS बनने के लिए और अधिक पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन देश का दुर्भाग्य है कि नेता बनने के लिए कोई पढ़ाई नहीं करनी पड़ती। देश का ऐसा व्यक्ति जो बातूनी हो, लोगों को गुमराह करना जानता हो, अंगूठा छाप लोग हैं, वो भी क्या बन जाते हैं? आपके नेता बन जाते हैं। फिर कोई ट्रेन बेच देता है, कोई कुछ बेच देता है ना। अलग अलग कहावत बन जाती है। कुछ लोग कविता बनाते हैं कि देखो चाय बेचने वाला, देखो आज देश बेच रहा है, मोदी के बारे में कह देते हैं। और कोई ऐसा भी कह देता है मेरी तरह कि भारत तोड़ने वाला, देखो आज भारत जोड़ रहा है ना। अब राहुल गांधी की यात्रा है आपकी भारत जोड़ो, है ना दोस्तों। मैं किसी पार्टी का समर्थक नहीं, दोनों की बात कर रहा हूं। जैसे हर इंसान कुछ न कुछ फैसले गलत लेता है। अभी एक सुन रहा था मैं, कविता आ रही थी कि चाय बेचने वाला देखो भारत बेच रहा है। कि मोदी था, वो कभी चाय बेचता था, आज क्या बेच रहा है? भारत बेच रहा है। जैसे उन्होंने कुछ चीजों का क्या कर दिया? निजीकरण कर दिया। लेकिन कुछ काम, जैसे मान लो राम मंदिर है, धारा 370 है, ये भी अच्छे काम भी है। और ये मांग भी है कि अब आगे जाकर POK, जो पाक अधिकृत कश्मीर जो भारत का है, वो किस में शामिल होना चाहिए? आपका भारत में। तो कुछ अच्छे काम भी है, कुछ आपका निजीकरण भी किया, कुछ लोगों ने विरोध भी किया अग्निवीरों का। और भारत, राहुल गांधी की यात्रा चल रही है आपकी भारत जोड़ो यात्रा।
तो ऐसा भी कह सकते हैं कि भारत तोड़ने वाले आज भारत जोड़ रहे हैं। अब भारत का विभाजन किसने किया? इसी कांग्रेस ने तो किया था आपका। और आज उन्हीं के वंशज क्या कर रहे हैं? भारत जोड़ने की बात कर रहे हैं। आलोचना की बात नहीं है। आप इतिहास पढ़ते हो तो क्या आता है, 1947 में भारत पाकिस्तान का विभाजन किया। उस समय कौन सी सरकार थी आपकी? निश्चित रूप से ये थी। तो देखो, कोई चीज है उसको तथ्य से समझो आप। ऐसा नहीं है कि कोई विरोधी बीजेपी का है या कांग्रेस का है, ये कोई मुद्दा नहीं रखता है। मुद्दा ये रहता है कि सही क्या है और गलत क्या है। तो इसको विचार में ध्यान रखो। हमारा उद्देश्य राजनीतिक पढ़ना नहीं है यहां पर। तो हिंदी के अंदर जो चुनौतियां आती है वो क्यों आई, कारण है। देखो आगे पढ़ते हैं एक एक चुनौतियों को लेकर आपकी। ये ध्यान रखना, हिंदी कैसा शब्द है आपका? फारसी भाषा का शब्द है। और किससे बना है? सिंध से बना है। और इसी कारण 14 सितंबर 1949 को राजभाषा आयोग था। और इसी कारण 14 सितंबर को क्या मनाते हैं आपका? हिंदी दिवस। विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं आपका 10 जनवरी को। 14 सितंबर को क्या मनाते हैं आपका? हिंदी दिवस। और विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं आपका 10 जनवरी को मनाया जाता है। राजभाषा है और देवनागरी है। इसे संपूर्ण राष्ट्र की भाषा होनी चाहिए थी। संविधान की आजादी के 70 साल बाद में भी आपकी क्या नहीं बना पाए? इसको राष्ट्रभाषा नहीं बना पाए। जब 1949 में ये हुआ था तो कहा गया कि अंग्रेज थे तो अंग्रेजी हमने अपनाई, पाश्चात्य संस्कृति को हमने अपनाया। देखो हमारी एक खासियत है कि जो हम में अच्छा है ना, हम उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं, और जो बाहर की गंदगी है उसको अपनाने का प्रयास करते हैं। हमारी पता नहीं आज की मानसिकता इतनी कैसे कुंठित हो गई। हमारे यहां पहले खान पान कितना शुद्ध था। गांव के अंदर बाजरा की रोटी, राबड़ी, है ना, दही, ये खाते थे। देसी गायें घर पे होती थी। और आज हमने क्या खाना शुरू कर दिया? चाउमीन, बर्गर, फूगर, पता नहीं क्या क्या खाना शुरू कर दिया। पहले हमारे परिधान कैसे कितने अच्छे थे आपके, है ना, आराम से साफा बांधते थे, धोती कुर्ता पहनते थे, महिलाओं के कपड़े। और आजकल क्या आ गए हैं आपका? कच्छा बनियान गैंग बना दिया लोगों ने उसको, है ना। बिकनी में लोग फोटो अपने आप को क्या करते हैं? विचित्र करते हैं। तो जैसे संस्कृति का सत्यानाश किया है ना, वैसे ही हमारी भाषा का हमने क्या कर दिया है? बोलना कुछ होता है, बोलते आपके कुछ। तो ध्यान रखना इन बातों के बारे में। कुछ हम बात करते हैं। पहला पॉइंट है आपका हिंदी के प्रति भावात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण करना। कि हिंदी के प्रति कैसे अभिव्यक्ति का निर्माण करना? भावात्मक अभिव्यक्ति का निर्माण करना। कि एक भाव, विचार, देखो भावों को महत्व देना चाहिए। आज भी हिंदुस्तान के लोग हैं वो बड़े भावपूर्ण हैं। हमारी जो संस्कृति है वो वसुधैव कुटुंबकम की है ना। क्या किसी अन्य जगह होता है? क्या भावात्मक का मतलब होता है कि हमारा जो विचार है वो किसके प्रति लगाव होना चाहिए? आपका हिंदी भाषा के प्रति लगाव होना चाहिए। हिंदी के प्रति क्या होना चाहिए? लगाव होना चाहिए। भावात्मक का मतलब होता है कि हिंदी भाषा के प्रति आपका क्या होना चाहिए? आपका लगाव होना चाहिए। देखो हमारा जो देश आजाद हुआ था 1947 के अंदर, तो उस समय अंग्रेजों का शासन था। बहुत से राज्यों के अंदर अंग्रेजी थी। जैसे हम पूरे भारत की बात करते हैं तो दक्षिणी भारत है। दक्षिणी भारत के अंदर अहिंदी प्रदेश के लोग रहते हैं, यानी केरल, तमिलनाडु, इस साइड के अंदर जो अंग्रेजी का प्रचलन ज्यादा हो गया था। और उत्तरी भारत में आपका जैसे राजस्थान, आपका उत्तर प्रदेश, इनमें आपका हिंदी क्षेत्र है। तो कहने का मतलब यहां हम हिंदी बोलते थे, वहां आपकी अन्य भाषा थी। अलग अलग राज्य बन गए, राज्यों में अलग अलग भाषाएं थी। जैसे आपका असम में आसामी थी, तमिलनाडु में तमिल भाषा थी। तो कहने का मतलब अलग अलग राज्यों की अलग अलग भाषाएं हो गई। गुजरात में आपकी गुजराती है। तो कुछ लोग इतने भाषा में अपनी में हो गए कि वो कहने लगे कि हम हिंदी को क्यों सीखें, हिंदी क्या है। जब हमें अंग्रेजी आती है, हमें तमिल आती है, तो हम हिंदी के वजूद को क्यों बनाएं? जबकि जब संविधान हुआ था उस समय हिंदी और इनको अंग्रेजी को मान्यता दी गई कि 15 सालों तक जो भी आपके कार्यालय, सरकारी कार्यालय है, उसके अंदर हिंदी और अंग्रेजी इनका साथ साथ वजूद रहेगा। बाद में क्या होगा? आपका डिवाइड कर दिया जाएगा। तो दोस्तों ये भाव थे। और बाद में क्या कर दिया दोस्तों? इन भावों के साथ क्या हुआ आपका कि जब ये कहा 15 साल बाद में हिंदी को राष्ट्रभाषा बना दिया जाएगा, उससे पहले ही 1963 में 49 में 14 सितंबर 1949 में
राजभाषा आयोग, अब इसमें कितने साल होते हैं? 1964 होते हैं, 15 साल। तो 1963 के अंदर ही क्या कर दिया आपका संविधान संशोधन कर दिया और कहा गया कि देश का जब एक भी राज्य, देश के सभी राज्य जब इस बात पर सहमत होंगे तब हिंदी को क्या बनाएंगे? राष्ट्रभाषा। और इनमें से एक भी राज्य असहमत है तब तक हिंदी क्या नहीं हो सकती? आपकी राष्ट्रभाषा नहीं हो सकती। अब ये नेताओं को पता था कि सारे राज्य एक साथ हो नहीं सकते, है ना, इसलिए हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिलेगा। देखो, इंसान में कुछ काम करने का जुनून होना चाहिए। अगर जुनून है तो कुछ भी कर सकता है। वही आपका राम मंदिर का फैसला है, इतने साल तक सरकार की वजह से, कोई कहता ना कि न्यायपालिका संवैधानिक पीठ है, वो अपने फैसले स्वयं करती है। दोस्तों नहीं है, ये केवल दिखाई देने के अंदर है। अगर न्यायपालिका अगर फैसला सही करती है हर चीज का, तो दोस्तों इतने आज कानून देखते हो ना, बहुत सारे केस हैं, इंसान की पीढ़ियां बीत जाती है, इंसान दुनिया से चला जाता है, लेकिन उसका केस सोल्व नहीं होता, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। तो वही मंदिर का फैसला था, चाहे तो सरकार में भी हो सकता था, कितना पुराना था, लेकिन नहीं किया। कारण है कि अगर विचार व्यक्ति, सरकार न्यायपालिका है, वो भी किसके अकॉर्डिंग चलती है? आपकी सरकार के अकॉर्डिंग चलने लग गई है। कहने को ही वो अपने आप में क्या है? आपका एक स्वतंत्र निकाय है, बाकी ऐसा नहीं होता है। जैसे आप देखते हो कई बार भर्तियों में आप याचिका लगाते हो, लेकिन कई बार सरकार पेपर को आउट कर देती है, लेकिन सरकार नहीं चाहती है ना, तो कोर्ट भी फैसला वही देगा जो सरकार चाहेगी। वही आपका मान लो SC ST का जब एक बार आया था सेंटर के अंदर कि अगर कोई अपराधी है, अपराध किया है, तो पहले उसकी जांच करो फिर गिरफ्तारी करो। लोगों ने भड़का दिया सरकार ने कि ये तो आपके अधिकारों को छीन रहे हैं, फिर हंगामा कर दिया। फिर वही जो कोर्ट ने फैसला दिया था, सरकार ने क्या किया? वापस उस पर रिपीटेशन लगाई और वो कोर्ट को फैसला बदलना पड़ा। इसका मतलब कोर्ट के फैसले भी होते हैं वो सरकार के अधीन होते हैं, जबकि न्यायपालिका को क्या रहना चाहिए? स्वतंत्र रहना चाहिए। देश में ऐसी व्यवस्था बन जाती है कि रक्षक ही क्या बन जाते हैं? आपके भक्षक बन जाते हैं। तो अब हिंदी को प्रति लगाव नहीं होगा। जैसे मान लो हिंदी, कुछ हिंदी भाषी जो क्षेत्र है वो सोचते हैं हिंदी क्यों सीखें, हिंदी क्या, हिंदी के अंदर हमारा क्या योगदान है, हिंदी सीखने से हमारे जो भाव हैं। कुछ लोग तो जो हिंदी भाषी लोग होते हैं ना, वो हिंदी वालों की तरफ तिरस्कार के भाव से भी सीखते हैं, है ना। तो हिंदी क्षेत्र होते हैं ना, उनके प्रति हिंदी जो क्षेत्र है उसके अंदर हिंदी के प्रति भावात्मक अभिव्यक्ति नहीं है। इस कारण अगर हमें हिंदी को बढ़ाना है तो हमें अपने भावात्मक अभिव्यक्ति का क्या होगा? आपका निर्माण करना पड़ेगा। हमें साहित्य पढ़ना पड़ेगा, हमें अलग अलग कवि संगोष्ठियां आयोजित करनी पड़ेगी। जैसे मान लो साहित्य पढ़ना पड़ेगा हिंदी के अंदर, प्रतियोगिताएं करना पड़ेगी, कवि सम्मेलन करवाने पड़ेंगे। इसके अलावा समारोह है या शैक्षिक वातावरण है वो तैयार करवाना पड़ेगा कि लोगों में भावात्मक अभिव्यक्ति कैसी होगी कि हम हिंदी का प्रचार प्रसार करेंगे, हिंदी के बारे में लोगों को जागृत करेंगे। तो इस आधार पर तो लोगों के, जैसे मान लो भावात्मक अभिव्यक्ति में आपको क्या करवाना है? जैसे साहित्य प्रतियोगिता करवानी होगी, कवि सम्मेलन है, इस प्रकार के आयोजन करवा के हमें लोगों के मन में हिंदी के प्रति क्या करना पड़ेगा? भावात्मक अभिव्यक्ति। जैसे हम राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी को अभी तक क्या नहीं मिला? भाषा का दर्जा नहीं मिला, और बड़ा भूभाग है आपका राजस्थान, फिर भी भाषा का दर्जा नहीं मिला। आजकल तो एग्जामों में आने लगे हैं आपके राजस्थानी भाषा के शब्द, लेकिन इसे भी क्या बनना चाहिए? आपका एक भाषा का दर्जा मिलना चाहिए। तो हमारा यह प्रयास होना चाहिए कि राजस्थान के महत्व को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थानी भाषा को भी क्या मिले? आपका दर्जा मिले। और राजस्थान वो भूभाग है जहां दोस्तों महाराणा प्रताप जैसे महान योद्धा भी यहां हुए, जिसने अपने साम्राज्य के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। दोस्तों ये है आपका हिंदी के प्रति भावात्मक दोस्त। दूसरी बात क्या है दोस्तों? आपकी वर्तनी संबंधी समस्या। वर्तनी संबंधी समस्या। अब देखो यहां पर हिंदी भाषा के अंदर कई बार क्या होता है, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कि बहुत सारे इसमें वर्ण हैं आपके, अगर वर्णों की बात करते हैं तो आपके 33 व्यंजन, 11 स्वर, 44 होते हैं। फिर अगर कुल वर्णों की बात करें तो 52 होते हैं। संस्कृत में कुल वर्णों की बात करें तो 63 या 64 होते हैं। और संस्कृत भाषा से ही हिंदी भाषा आपकी बनाई गई है। तत्सम और तद्भव शब्द कह सकते हो, संस्कृत का बिगड़ा हुआ रूप ही क्या है? आपका हिंदी है। तो
अंग्रेजी के अंदर लेटर कम है, 26 लेटर हैं। हिंदी में क्या है आपके अधिकतम 63 या 64 लेटर हैं। तो अब विकार है, हिंदी है, उसकी जननी कौन है? संस्कृत है। और संस्कृत को क्या कहा जाता है? आपका देवभाषा कहा जाता है। हिंदी की जननी कौन है? आपकी संस्कृत। और संस्कृत को क्या कहते हैं? आपका देवभाषा। और संस्कृत के जो शब्द होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? आपके तत्सम। और हिंदी के जो शब्द होते हैं ना, उन्हें क्या कहा जाता है? आपका तद्भव कहा जाता है। तो हिंदी की शब्दावली वो क्या कहलाती है? आपकी तद्भव कहलाती है। तो दोस्तों अब देखो, कई कई जो स्वरूप होते हैं ना, वहां एक ही चीज को आप दो प्रकार से लिखते हो। जैसे मैंने कहा चाहिए, चाहिए आप ऐसे भी लिख देते हो, और चाहिए ऐसे भी लिख देते हो। जैसे आपका हुई और आपका हुई। तो यहां पर किसको सही माने, किसको आपका गलत माने? तो ये वर्तनी संबंधी अशुद्धियों कहना जाती है कि हमें पढ़ने में लोगों को दिक्कत क्यों आती है? क्योंकि व्याकरण होता है, उसका मतलब होता है किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना। अब क्या लिखें, ये सही है या ये सही है? देखो, अकॉर्डिंग लॉजिक की बात करें तो लॉजिक के अकॉर्डिंग हमेशा सबकी प्रकृति एक ही होती है। स्वर आता है तो स्वर ही आना चाहिए। जैसे हुआ, हुआ के अंदर क्या आ रहा है दोस्तों? आ रहा है। कभी आपने हुआ ऐसा पढ़ा है क्या? या नहीं आता है ना? आ आता है। तो यहां अगर स्वर है तो सभी में स्वर आना चाहिए। हुआ, हुई और आपके हुए। अकॉर्डिंग टू रूल अगर यहां स्वर है तो यहां भी क्या है? स्वर। यहां भी स्वर आएगा, हुए नहीं होगा, फिर हुए, हुआ, हुआ, हुई और हुए। यहां स्वर है तो सभी में क्या आएगा? आपका स्वर आएगा। जैसे मान लो व्यंजन है किसी के अंदर, तो सभी में व्यंजन आएगा। जैसे नया, नया में क्या है? व्यंजन। तो नई और आपका नए। अब नई हम क्या लिखते हैं? ऐसे भी लिखते हैं, नई दिल्ली। अकॉर्डिंग टू रूल क्या होना चाहिए? आपका जो स्वर है तो स्वर का मेल होना चाहिए, व्यंजन है तो व्यंजन का होना चाहिए। तो कई बार इन वर्णों में क्या रहता है? आपका भ्रम रहता है कि कौन सा सही है, कौन सा है। और बहुत जगह हम हिंदी के अंदर क्या करते हैं? आपकी वर्तनी संबंधी अशुद्धियां कर देते हैं। तो वर्तनी संबंधी अशुद्धियां होती है, जैसे हम हिंदी पढ़ रहे हैं तब तो हमें पता लगता है कि सही कौन सा है। जैसे मान लो आपको आ जाएगी वाल्मीकि है, या कोई भी ले लो, कवियत्री है, तो कवियत्री ये सही है, या फिर आपका कवियत्री ये सही है। अब शुद्ध कौन सा है आपका? दोस्तों ये शुद्ध है, ये आपका गलत है। अब कवियत्री होता है या कवित्री होता है? द्वारका होता है या द्वारिका होता है? अहल्या होता है या अहिल्या होता है? वाल्मीकि में मी छोटा आएगा या बड़ा आएगा? तो ऐसी बहुत सारी आपका जो शब्द शुद्धिकरण है ना, वो ले सकते हो, शब्द शुद्धिकरण वाले, है ना। तो आपको शब्दों को शुद्ध लिखने का महत्व भी होना चाहिए। और अहिंदी भाषी शब्द होते हैं जो प्रदेश है, वहां उनके सामने ऐसी क्या आती है? आपकी समस्याएं आती है। इसलिए वो हिंदी को आगे बढ़ाने में क्या बन रही है? आपकी चुनौतियां बन रही, क्योंकि वहां के लोग अपनी भाषा को तो जानते हैं, अंग्रेजी से आपके क्या है? परिचित है। अंग्रेज चले गए लेकिन अंग्रेजी छोड़ गए। क्या विदेशी लोग हैं, उन्हें अंग्रेजी पढ़ने की आवश्यकता है, हिंदी पढ़ने की आवश्यकता है क्या? जैसे मान लो अमेरिका है, जापान है, वो हिंदी नहीं पढ़ते हैं। पढ़ते हैं क्या? वो यहां आते हैं तो अंग्रेजी में बात करते हैं, क्या हिंदी से बात करते हो? आप जाते हो कई बार टूर पे ऊपर घूमने के लिए, तो क्या आपको वहां ऐसे लोग मिलते हैं कि जो आपको हिंदी में बात करें? नहीं, वो अपनी भाषा बोलते हैं। वो क्यों पढ़े अंग्रेजी हिंदी को? तो हमारा भी दायित्व ये होना चाहिए, हम उनकी भाषा को क्यों पढ़ें? क्योंकि अंग्रेजी हमारी भाषा थी नहीं, लेकिन वो 250 साल के लगभग उन्होंने राज किया। 1600 ईस्वी में आए थे व्यापार करने के उद्देश्य से। और हमारे एक खासियत है कि जिसको हमने शरण दी उसने ही हमारा क्या किया? गला काटने का प्रयास किया। जैसे मान लो अंग्रेज आए, व्यापार करने के लिए हमने शरण दी और लास्ट में हम पर ही राज करने लगे। हमारी संस्कृति को क्या कर दिया? तहस नहस कर दिया। हाँ, ऐसा नहीं कि मैं किसी अंग्रेजी की आलोचना कर रहा हूं, अंग्रेजी की आलोचना करना उद्देश्य नहीं है। प्रत्येक भाषा है, उसका अपना 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 महत्व है। हिंदी है, अंग्रेजी है ना। अब राजस्थान में रहते हैं, राजस्थानी भाषा का महत्व होना चाहिए, नहीं दिया जा रहा है। तो जिसको महत्व देना चाहिए उसको नहीं दिया जा रहा है, और जिसको नहीं है उसको महत्व देते हैं। तो इस प्रकार धीरे धीरे वर्तनी संबंधी अशुद्धियां हैं, और इसमें शुद्धता आपको ध्यान रखनी है।
उच्चारण संबंधी अशुद्धता भी होती है। लोग क्या करते हैं, आपकी उच्चारण संबंधी अशुद्धियां भी आपके सामने देखने को मिलती है। अब उच्चारण संबंधी दोस्तों क्या होती है? अब देखो, उच्चारण है हिंदी के अंदर, हम उच्चारण कई बार क्या करते हैं, गलत करते हैं, बहुत जगह करते हैं आपका, चाहे हिंदी हो चाहे अंग्रेजी हो, उच्चारण क्या करते हैं आपका, गलत करते हैं। कैसे दोस्तों? जैसे मान लो आपका शब्द है, सही शब्द क्या होता है आपका, जुकाम होता है। क्या होता है आपका, जुकाम होता है। और जुकाम को आप क्या बोल देते हो, जुखाम कह देते हो। सही शब्द क्या होता है आपका, सेब। और सेब को क्या बोलते हो आपका, सेव बोलते हो। सेब होता है। नींबू होता है, नींबू। और नींबू को हम क्या बोलने लगे आपका, नींबू बोलने लगे। हरिण होता है, जिसको आप क्या कह देते हो, हिरण कह देते हो। बहन को बहिन बोल देते हो। अहिल्या को अहिल्या कह देते हो। द्वारका को द्वारिका कह देते हो। कहने का मतलब हम उच्चारण संबंधी भी क्या होती है आपके सामने बहुत सारी समस्या होती है। जैसे हम हिंदी पढ़ते हैं तो काव्य शास्त्र आता है, उसके अंदर आपके दोहा, छंद, चौपाई, सोरठा, ये जो आते हैं उनका भी आपका अलग अलग तरीके से बोलना होता है। जैसे आप हनुमान चालीसा बोलते हो तो उसके अंदर पहली पंक्ति आप अलग प्रकार से बोलते हो, फिर चौपाई आती है उसको आप अलग ढंग से बोलते हो। जैसे श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, इसको आप अलग प्रकार से बोलते हो। फिर जो चौपाई आते हो वहां आपके बोलने का लहजा बदल जाता है कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। तो दोहे, एक जैसे आप दोहे पढ़ते हो कि रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना मिले, मिले गांठ पड़ जाए। तो व्यक्ति का उच्चारण है वो किस प्रकार से करना है। और हम जब स्वरों का उच्चारण करते हो तो उदात, अनुदात, स्वरित इस प्रकार भी करते हैं, स्वर को ऊपर उठाना। जैसे हम बात करते हैं संस्कृत व्याकरण की, तो जब वैदिक संस्कृत की बात करते हैं तो जब पंडित जो श्लोक बोलते हैं तो कई बार वो ध्वनि को ऊपर ले जाते हैं, कई बार नीचे ले जाते हैं। तो वो भी अपने आप में एक अभ्यास होता है। जैसे बोलते हैं ना कि स्वस्ति न इंद्रो वृषर्वाः, स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्ताक्षर्यो अरिष्टनेमि, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तो मतलब कहां आपको स्वर ऊपर ले जाना है, कहां नीचे ले जाना है, तो ये आपका उच्चारण संबंधी है। ये भी विद्यार्थियों के सामने क्या करता है, आपका चुनौती करता है, क्योंकि हम किसी चीज को एक तरीके से पढ़ सकते हैं लेकिन उसका लहजा है वो अलग अलग जगह अलग अलग होता है। तो ऐसी भी समस्या विद्यार्थी को आती है। तो उच्चारण संबंधी समस्या भी आपके सामने हो सकती है, इसको भी दूर करने का प्रयास करना चाहिए। नेक्स्ट क्या है आपका, लिपि संबंधी समस्या। अब लिपि संबंधी समस्या भी आपके सामने आती है कि प्रत्येक भाषा है उसकी अलग अलग लिपि होती है। अब लिपि देखो क्या होती है, अलग अलग कैसे होती है। अगर हम बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी भाषा है, इसकी लिपि कौन सी है आपकी, देवनागरी लिपि है। अब देवनागरी लिपि है वो किससे ली गई है, आपकी ब्राह्मी लिपि से ली गई है। और ब्राह्मी लिपि है उसका लिखने का क्रम होता है आपका बाएं से दाएं। प्राचीन समय में दो लिपियां थी, ब्राह्मी और आपकी खरोष्टी। तो ब्राह्मी लिपि का क्रम होता है बाएं से आपका दाएं होता है। जैसे हम बात करते हैं आपकी अंग्रेजी, इंग्लिश, तो इंग्लिश की लिपि कौन सी है आपकी, रोमन लिपि। क्या होती है आपकी, रोमन लिपि। इंग्लिश की है लिपि कौन सी है आपकी, रोमन लिपि। अगर हम बात करते हैं पंजाबी, पंजाबी की लिपि कौन सी है आपकी, गुरुमुखी। पंजाबी की लिपि कौन सी है आपकी, गुरुमुखी। सीधे सीधे एग्जाम में आते हैं आपके। हिंदी की लिपि कौन सी है, देवनागरी। इंग्लिश की कौन सी है आपकी, रोमन। पंजाबी की कौन सी है आपकी, गुरुमुखी। और अगर हम बात करते हैं फारसी की, तो खरोष्टी लिपि होती है ना, जो आपकी फारसी उर्दू है उनकी कौन सी होती है, आपकी खरोष्टी होती है। अब प्रत्येक लिपि के अंदर जो लिखने का क्रम होता है, लिखने का जो स्टाइल होता है वो क्या होता है आपका, अलग अलग होता है ना। गुजराती वाले अलग टाइप से लिखते हैं, पंजाबी वाले अलग लिखते हैं उसी बात को, हिंदी वाले अलग लिखते हैं। तो कहने का मतलब लिपि है वो भी आपकी समस्या बन सकती है। क्यों, चुनौती आती है कि प्रत्येक भाषा है उसकी लिपि में समानता नहीं है, अलग अलग भाषा है उसमें क्या है आपकी अलग अलग लिपियां हैं। तो जैसी आपको भाषा सीखनी है तो वहां उस प्रकार की लिपि का आपको प्रयोग करना है। नेक्स्ट कौन सी है आपकी, व्याकरण संबंधी समस्या। देखो व्याकरण संबंधी समस्या क्या होती है कि प्रत्येक भाषा है उसका अपने आप में क्या होता है, व्याकरण।
व्याकरण शब्द है वो किससे बनता है दोस्तों? आपका व्याकरण बनता है वी प्लस आकरण, यण संधि है इसमें। व्याकरण में संधि कौन सी है आपकी? यण संधि। और आकरण शब्द है वो बनता है आ उपसर्ग है इसमें, क्री धातु है। और कौन सा प्रत्यय है आपका? हिंदी में होता है अन, और संस्कृत में कौन सा होता है आपका? ल्युट। हिंदी में होता है अन और संस्कृत में होता है ल्युट। व्याकरण को इंग्लिश में बताते हैं आपका ग्रामर, ग्रामर कहते हैं, GRAMMAR। इंग्लिश क्या होता है आपका? GRAMMAR, यानी ग्रामर होता है। और व्याकरण वो शास्त्र होता है जो किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध बोलना और शुद्ध लिखना सिखाए। अब देखो दोस्तों, इसके अंदर क्या होता है? ग्रामर यानी व्याकरण संबंधी शुद्ध भाषा को बोलना, पढ़ना और लिखना सिखाए। इसके अलावा दोस्तों अगर हम बात करें तो इसी व्याकरण को जानने वाला व्याकरण होता है। एक होता है व्याकरण, ये वन वर्ड है, जो इस व्याकरण के बारे में जानता है, जानने वाला। व्याकरण को जानने वाला क्या कहलाता है आपका? व्याकरण कहलाता है। और इसी व्याकरण में इक लगाते हैं ना तो क्या बन जाता है आपका? व्याकरणिक। तीनों शब्द ध्यान रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। व्याकरण किससे बना है? वी प्लस आ प्लस क्री प्लस अन से। और व्याकरण को जानने वाला व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? किसी भाषा को शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना, शुद्ध बोलना। और व्याकरण में इक लगाते हैं तो क्या बन जाता है आपका? व्याकरणिक बन जाता है। अब व्याकरण संबंधी समस्या क्या है? देखो, प्रत्येक भाषा का व्याकरण है वो क्या होता है आपका? भिन्न भिन्न होता है। प्रत्येक भाषा का व्याकरण भिन्न होता है। कैसे? अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी में लिंग कितने होते हैं आपके? हिंदी में लिंग कितने होते हैं आपके? 2 होते हैं, जैसे पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। संस्कृत की बात करें तो कितने हो जाएंगे आपके? 3, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और आपका नपुंसकलिंग। और अगर अंग्रेजी की बात करते हैं तो कितने हो जाते हैं आपके? 4, मैस्कुलिन, फेमिनिन, न्यूटर और आपका कॉमन। तो लिंग में भी अंतर है। वचन की बात करें तो वचन हिंदी में कितने होते हैं? 2, एक वचन, बहुवचन। संस्कृत में कितने होते हैं? एक वचन, बहुवचन और आपका द्विवचन होता है। तो कारक की बात करें हिंदी में कितने होते हैं? 8, संस्कृत में कितने होते हैं आपके? 4 होते नहीं 6 होते हैं। अगर हम बात करें मूल स्वर की तो मूल स्वर हिंदी में कितने होते हैं? 4 नहीं, और संस्कृत में कितने होते हैं? 5। हिंदी में होता है ए, ई, उ, री, और संस्कृत में लरी और जुड़ जाता है। स्वरों की बात करते हैं तो संस्कृत में 9, 13, 21, 22 होते हैं। हिंदी में कितने होते हैं आपके? 11 होते हैं। तो प्रत्येक भाषा है उसके व्याकरण में आपको बहुत सारी समस्या देखने को मिलेगी। अगर समान व्याकरण होता ना तो पढ़ने में लोगों को क्या रहती? आसानी रहती। लेकिन भाषा है, भाषा का व्याकरण है, उसमें कुछ चेंज हो जाता है। नेक्स्ट है शिक्षण विधि संबंधी समस्या। नेक्स्ट क्या है आपका? शिक्षण विधि संबंधी समस्या। अब देखो, हम व्याकरण पढ़ते हैं तो व्याकरण पढ़ते हैं तो अनेक प्रकार की क्या होती है आपकी? शिक्षण विधियां होती हैं। अनेक प्रकार की शिक्षण विधि होती है, जैसे आगमन विधि। आगमन विधि में पहले विद्यार्थियों के सामने एग्जाम्पल देते हैं, फिर कहते हैं इनका निरीक्षण करो कि क्या समानता है, फिर कहते हैं इनसे नियम बनाते हैं, और फिर उसका परीक्षण करते हैं। तो उदाहरण से नियम की ओर क्या होती है? आगमन। और निगमन विधि है इसकी विपरीत हो जाती है कि पहले विद्यार्थी को नियम देते हैं, फिर उदाहरण देते हैं। तो नियम से उदाहरण की ओर क्या हो गई आपकी? निगमन विधि। एक विधि है वो मनोवैज्ञानिक है, करके सीखने पर बल देती है आपकी आगमन विधि, जबकि निगमन विधि है वो आपका रटने पर बल देती है, तो मनोवैज्ञानिक विधि है। तो आगमन विधि का उल्टा क्या होता है आपका? निगमन विधि। तो विस्तार से हम वहां पढ़ लेंगे। तो शिक्षण विधियों संबंधी भी क्या होती है आपकी समस्या? आप देखो, कविता पढ़ते हो तो वहां कौन सी होती है? रसास्वादन विधि होती है। रस का आस्वादन करते हुए आपको क्या करना पड़ता है? पढ़ना पड़ता है। व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि, कई विधि आती है इसमें। व्याकरण अनुवाद विधि, व्याकरण अनुवाद विधि, प्रत्यक्ष विधि, संरचना विधि, और भी दोस्तों बहुत सारी विधियां हैं। वो आपकी अलग अलग समस्या होती है। अलग अलग विधियों का प्रकार क्या होता है आपका? अलग अलग होता है। तो इस कारण भी आपके व्याकरण में क्या आती है? आपकी समस्या आती है हिंदी के अंदर। आगे बढ़ते हैं। हिंदी शिक्षक की अकुशलता। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? हिंदी शिक्षक की अकुशलता है। अब अकुशल का मतलब क्या होता है? जब भी कोई काम करते हो ना तो किसी कार्य को करने के लिए कैसे श्रमिक होने चाहिए आपके? कुशल श्रमिक होने चाहिए, जो उसके बारे में क्या हो आपका? जानकारी रखें। अब यहां
हिंदी शिक्षक है उसकी क्या देखने को मिल रही है, आपकी अकुशलता मिल रही है। देखो कारण क्या है कि जैसे मान लो आप डॉक्टर बनते हो, तो डॉक्टर बनने के लिए आपको सारी जानकारी होनी चाहिए कि क्या है। अब मान लो जैसे एक तो होता है कंपाउंडर जो हर चीज को देखता है, और एक होता है आपका डॉक्टर जो हर विषय वस्तु के बारे में क्या रखता है, आपकी जानकारी रखता है। कि जैसे एक आंख नेत्र रोग विशेषज्ञ, गला आंख गला आपका ऑर्थोपेडिक्स, अलग अलग विभाग के क्या होते हैं, डॉक्टर होते हैं। तो अलग अलग डॉक्टर हैं, वो अलग अलग बारे में जानकारी रखते हैं। दूसरी बात, हिंदी शिक्षक है वो अपने आप में क्या होना चाहिए, विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आपका विषय विशेषज्ञ होना चाहिए। और विषय विशेषज्ञ नहीं है इसका मतलब हिंदी के शिक्षक है वो आपकी अकुशलता। दूसरी बात, कई विद्यालयों में ऐसा देखने मिला है कि हिंदी को सामान्य स्तर की भाषा मानते हैं कि हिंदी तो है, तो हिंदी को तिरस्कार के भाव से भी देखते हैं। नेक्स्ट क्या है आपका, हिंदी में स्थानीय विशेषताओं का अभाव होना। तो हिंदी भाषा के अंदर आपको क्या करना है, स्थानीय जो चीजें होती है, स्थानीय रीति रिवाज है, स्थानीय संत महात्मा है, स्थानीय दार्शनिक स्थल है, स्थानीय जो योद्धा है, उनके बारे में भी आपको देखने को मिलता होना चाहिए। और वैसे तो हम समय समय के लोग जो सरकार है वो क्या करती रहती है, पाठ्यक्रम भी बदलती रहती है। अब वहां वो ये नहीं सोचती कि इस चीज का इस विद्यार्थी के लिए क्या उपयोग है या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, हिंदी के प्रति उपेक्षा का भाव, कि जो अहिंदी भाषी लोग हैं वो हिंदी वाले को उपेक्षा के भाव से देखते हैं। दूसरी बात, कई भी आप बड़े बड़े संस्थानों में जाते हो तो जैसे मान लो साइंस के स्कूल है, तो वहां क्या करते हैं, साइंस की क्लास से क्या करते हैं, 2-2, 3-3, 4-4 लगाते हैं, एक्स्ट्रा क्लास लगाते हैं, पेमेंट हाई देते हैं। और हिंदी सोचते हैं यार हिंदी तो है, क्या फर्क पड़ता है ना। और लास्ट में वही हिंदी क्या आती है, आपकी बिंदी कर देती है एग्जाम के अंदर। तो हिंदी के प्रति जो उपेक्षा का भाव है वो भी आपको नहीं रखना चाहिए। हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है, इसे महत्व देना चाहिए। कठिनता का भ्रम होना, अब कुछ लोगों को लगता है कि हिंदी क्या है, आपकी बड़ी कठिन है क्योंकि इसमें ध्वनियां ज्यादा होती है, वर्ण ज्यादा होते हैं आपके, तो वो उनको क्या करता है, आपको कठिन लगती है। तो कठिनता नहीं है। दूसरी बात, यहाँ जो पाठ्यक्रम है वो क्या नहीं है, आपका रुचिशील नहीं है। पाठ्यक्रम होता है वो हमेशा क्या होना चाहिए, आपका विद्यार्थी की रुचि, विद्यार्थी की योग्यता, विद्यार्थी की क्षमता, देश काल, इनके अकॉर्डिंग क्या बनाना चाहिए, आपको पाठ्यक्रम बनाना चाहिए। अब पाठ्यक्रम संबंधी भी समस्या आती है दोस्तों। अब जो सरकारें आती है वो अपने अकॉर्डिंग क्या बना देती है, पाठ्यक्रम नित्य नई चेंज करती रहती है आपके समय। अब सरकार है वो हमेशा ये प्रयास करती है कि जिस सरकार में जैसे लीडर होते हैं वो अपनी मनोवर्ती के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, पाठ्यक्रम का चयन करते हैं। तो पाठ्यक्रम संबंधी भी क्या आ सकती है, आपकी समस्याएं हो सकती है, इनको दूर करने का प्रयास करना चाहिए। पाठ्य पुस्तकों की समस्या दोस्तों, ये कुछ प्रकार की आपकी क्या है, समस्याएं हैं जो हिंदी भाषा के अंदर क्या है, आपकी चुनौती मानी जाती है। तो इन सभी चुनौतियों का क्या करना है, आपको सामना करना है और इन सभी से ऊपर उठकर हिंदी के प्रति क्या करना है, कार्य करना है। और हिंदी को तभी तवज्जो मिलेगी जब आप हिंदी को सम्मान दोगे, और हिंद सम्मान तभी मिलेगा जब हम इसको क्या बनाएंगे, आपका हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। क्योंकि महत्व तभी मिलता है जब हम अपने वजूद को क्या करते हैं, कायम करते हैं। और वजूद कायम होना भी चाहिए दोस्तों, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं। और एक महान विद्वान ने नारा भी दिया था, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। तो हिंदी जो शब्द है वो किससे बना है, आपका संस्कृत से, जो सिंधु शब्द है उससे आपका बनाया गया है। तो कुछ प्रकार की यहां से जो प्रश्न आता है दोस्तों वो बड़ा आसान सा होता है कि किस प्रकार का प्रश्न आपको पूछते हैं। चर्चा कर लेते हैं कि कुछ प्रश्न भी होंगे शायद इसके साथ, आपका वो हल कर लेते हैं। निम्न में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की समस्या है, निम्न में से मातृभाषा हिंदी शिक्षण की क्या है, आपकी समस्या क्या है। देखो, एक तो है आपका वर्णों की अधिकता, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता, बारखड़ी का अभाव और हिंदी संस्कृत भाषा की वंशजा नहीं है। दोस्तों ये प्रश्न आया हुआ है, तो हिंदी की समस्या क्या है। देखो, देवनागरी लिपि की अवैज्ञानिकता नहीं होती है क्योंकि देवनागरी लिपि क्या है, अपने आप में वैज्ञानिक है, ये तो होगा नहीं। बारखड़ी का अभाव भी नहीं होगा क्योंकि हिंदी में क्या है, आपकी बारखड़ी भी है, ये भी नहीं होगा। हिंदी संस्कृत की क्या है, वंशजा, इसका मतलब हिंदी किसकी है, संस्कृत की वंशजा है, नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा आपका, वर्णों की अधिकता। ये हिंदी में समस्या क्या है, वर्णों की अधिकता है, इस प्रकार से आपको बताना है। नेक्स्ट प्रश्न है, भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया। सीधा सा है, भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया था, आपका वाइगोत्स्की, चोम्स्की, पियाजे या स्किनर। तो क्या हो जाएगा आपका, चोम्स्की।
तो भाषा अर्जन क्षमता का सिद्धांत किसने दिया? आपका चोम्स्की ने दिया। नेक्स्ट है, किसी देश के राजकाज में, किसी देश के राजकाज में जिस भाषा का प्रयोग होता है वो कौन सी होती है? संपर्क भाषा, मातृभाषा, राजभाषा या कृत्रिम भाषा? तो राजकाज में हिंदी का प्रयोग होता है, तो हिंदी क्या है? आपकी राजभाषा है। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्या है आपका राइट। यह भी बहुत बार आता है कि प्रियंका पढ़ते समय अनेक बार अटकती है, और पढ़ने में जो कठिनाई होती है, ध्यान रखना, पढ़ने में जो कठिनाई होती है उसे कहते हैं आपका, या पढ़ने या पठन संबंधी कठिनाई को, पढ़ने या पठन संबंधी कठिनाई होती है उसे कहते हैं आपका डिसलेक्सिया। क्या कहते हैं? आपका डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया, पठन संबंधी कठिनाई होती है उसे क्या कहा जाता है? आपका डिसलेक्सिया कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर होता है देखो, डिसकैलकुलिया क्या होता है? डिसकैलकुलिया होता है गणित संबंधी होता है ना कठिनाई, उसे क्या कहते हैं? आपका कैलकुलिया कहते हैं। और लेखन संबंधी कठिनाई होती है वो क्या होती है? आपकी ग्राफिया। ये ध्यान रखना, तीनों एग्जाम में बार बार आते हैं, कई बार आ चुका है कि लिखावट संबंधी अशुद्धि है वो क्या आती है? आपकी डिस्ग्राफिया। गणितीय संबंधी होती है आपका डिसकैलकुलिया, और पठन संबंधी होती है आपकी लेक्सिया होती है, डिसलेक्सिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पढ़ने की अकुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है अर्थ निर्माण, शब्दों को पढ़ना, द्रुत गति से पढ़ना या उच्चारणगत शुद्धता? कि पढ़ने की कुशलता में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, आप पढ़ते हो तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्या है? ध्यान रखना, अर्थ निर्माण। कि अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो आपको उस चीज का अर्थ आना चाहिए। शब्दों को पढ़ रहे हो कोई जरूरी नहीं है, जल्दी जल्दी पढ़ रहे हो वो भी कोई जरूरी नहीं है, शुद्धता के साथ ये भी जरूरी नहीं है, लेकिन जरूरी तो है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? आपका पढ़ने में कुशलता, यानी अर्थ पता होना चाहिए। कि अगर आपने नहीं पढ़ा है, अर्थ पता है, तो पढ़ाई आपके कोई काम की नहीं है। तो दोस्तों, हमने आपका पढ़ा है हिंदी शिक्षण के सामने चुनौतियां और उससे रिलेटेड कुछ आपका प्रश्न। इसी के साथ दोस्तों ये आपका टॉपिक समाप्त होता है। फिर मिलेंगे आपका नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद, जय भारत।